हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफी यूजफुल है और स्टैटिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी काफी यूजफुल है। इंडियन पॉलिटी का यह 15th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम के जो चैप्टर्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, इन सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। आपका आज से जो नया चैप्टर शुरू होगा वो होगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन सारे चैप्टर्स को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका जो पार्लियामेंट का लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे यूपीएससी हर साल 2-3 सवाल पूछती है, तो आपको इसे रिवाइज करना है। आज हम यहां से शुरू करेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, फिर इस गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से आपका पहला सवाल है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। 2017 में यह पूछा गया है। आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इन दिए गए ऑप्शंस में से। आपका ऑप्शन ए है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। बी है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशिएंट। सी है, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। डी है, द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। अगर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता है, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो ए ऑप्शन है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये गलत है, बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कोऑपरेटिव मैनर में काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं काम करने में, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर सी है वो करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसी भी कंटिन्यू नहीं होती है, बिकॉज नए गवर्नमेंट आते हैं वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो ए और बी तो आपका गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है सी। काफी अच्छा सवाल था, यूपीएससी ने काफी अच्छा सवाल पूछा था। ये आंसर है इसका सी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिटेल को देखते हैं। भारत का संविधान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। सेंटर के लिए यह आर्टिकल 74 और 75 में वर्णित है, और स्टेट्स के लिए यह आर्टिकल 163 एंड 164 में वर्णित है। इन सब आर्टिकल को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में इनसे सवाल पूछ सकती है। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो दो तरह से क्लासिफाई होती है, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म, दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और यह डिसाइड होता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच का नेचर क्या है, वर्किंग नेचर क्या है, उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स को लेकर के। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वह इंडिपेंडेंटली काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसे ऐसा प्रोवाइड करता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अदर नाम भी हैं, उसे भी आप ध्यान रख लीजिए। यह है कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे सवाल में पूछा जा सकता है और आपको पता नहीं रहेगा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, इंडिया में है, यहां सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो अदर नाम है नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। यूएसए में ऐसा सिस्टम है, ब्राजील में है, रशिया में है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। बहुत बार कंट्रीज के नाम से भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर को देखते हैं। ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी इनसे बार बार सवाल पूछ चुकी है और आगे भी इन फीचर से सवाल पूछ सकती है। जो पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं,
उन्हें डी ज़ीरो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना है, हेड ऑफ द स्टेट हुए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुए प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 यह प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाएगा, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और इनका एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे उसे प्रेसिडेंट को फॉलो करना है, तो वो नॉमिनल हेड हुए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल्स। कहने का मतलब यह है कि इसमें जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं लोकसभा में, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पार्टी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो कोलिजन गवर्नमेंट बनता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और जो अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का? जो मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यह आर्टिकल 75 में कहा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो साथ में काम करते हैं, और अगर सरकार पे कुछ समस्या आती है तो सब लोग साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा इन मिनिस्टर्स को कभी भी हटा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। मतलब यह है कि लोकसभा के विश्वास पे ये काम करते हैं, अगर लोकसभा में अपना यह विश्वास खो देते हैं तो ये काम करने के फिर काबिल नहीं रहते और इन्हें हटा दिया जाता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको ध्यान रखना है। अगला जो फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। मतलब यह है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होती है, इस कारण से गवर्नेंस में काफी आसानी होती है। अगर कोलिजन गवर्नमेंट भी बनता है तो जो सारे मिनिस्टर होते हैं वो कंसेंसस से काम करते हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, वो कलेक्टिवली काम करते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर है डबल मेंबरशिप। इसका मतलब यह है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर होते हैं, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर होगा तभी वह मिनिस्टर बनेगा, अगर वह पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और मिनिस्टर बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी होती है, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। फिर है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी लीडर होते हैं, वो पार्लियामेंट के भी लीडर होते हैं, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसके भी वो लीडर होते हैं, तो उनका रोल काफी क्रूशियल हो जाता है जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है उसे प्ले करने में, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेज। हमारे यहाँ जो लोकसभा है उसे प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। 5 साल का अगर कार्यकाल लोकसभा का पूरा हो जाता है तो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में भी देखा था। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उसे पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उन्हें एडवाइस कर सकते हैं पहले डिसॉल्व करने के लिए, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यह है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो इंजॉय करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। एग्जीक्यूटिव इंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो एग्जीक्यूटिव को स्पेशल राइट मिला हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वो चाहे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट को, लोकसभा को डिसॉल्व करा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर है सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब है जो भी मिनिस्टर हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी पे ऑपरेट करते हैं, वो कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल पब्लिक को नहीं डाइवर्ज करते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट डिसीजन होते हैं। इससे देश के सिक्रेसी का और देश का जो पॉलिसी है उसका भी इसमें इंपॉर्टेंस होता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। वो सिक्रेसी का ओथ लेते हैं और इन्हें वो जो ओथ है प्रेसिडेंट दिलाते हैं, तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसी पे यूपीएससी ने 2017 में एक सवाल पूछा है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आपको यह बताना है कि इन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को बताता है, उसे बाहर लाता है। आपका ऑप्शन ए है an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out the satisfaction of all. B है a mechanism of speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day. C है a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of the people. आगे है डी ऑप्शन
अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन। अब बताइए कि इनमें से कौन सा फीचर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात बताता है। जो पहला है वो नहीं बताता है, इसमें कहीं भी क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर हैं उसमें कहीं भी क्रिटिसिज्म की बात नहीं कही गई है, तो ये आपका गलत हो जाता है। जो बी है कि स्पीडिंग अप की बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी प्रोसेस काफी फास्ट है, उसमें भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई फीचर नहीं है अलग से। लेकिन जो सी ऑप्शन है इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कही जा रही है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही जा रही है। अभी हमने इस फीचर को डिस्कस किया है, आपको अगर याद हो तो इसका आंसर है सी। ये काफी अच्छा सवाल था, काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ था इसमें कि आखिर कौन सा ऑप्शन होगा, बिकॉज जो सारे ऑप्शन थे वो लग रहे थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा बेसिक फीचर्स के बारे में सोचना है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में सोचना है, तब आप आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। आपका अगला सवाल है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द 2015 में यह पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बी है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सी है राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, और डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। फिर से आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को याद करना है। ये जो लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, क्या यह फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? नहीं, इस फीचर को हमने डिस्कस नहीं किया है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात है, नहीं, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी अमेंड किया जा सकता है, तो ये भी नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी हो सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो डी ऑप्शन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसकी ही बात कर रहा है और इसी को हमने डिस्कस किया है। तो ये काफी अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी काफी जरूरी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आप ध्यान से समझ लें। इसका आंसर है डी। आपका अगला सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर implied institutionally in the parliamentary government। आपको यह बताना है कि भारत के संदर्भ में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए इनमें से कौन सा इंप्लाई होता है। आपका स्टेटमेंट 1 है मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। सी है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अगर वो नहीं होता है तो उसे 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबरशिप लेना होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। अगर पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है तो आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको ए और डी के बारे में सोचना है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है कैबिनेट होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही है, हमने इसे देखा है। पार्लियामेंट चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके वो मिनिस्टर्स को हटा सकती है अगर उसे लगेगा कि मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भरोसा खो दिया है तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर भी आपके पास ए और डी ऑप्शन बचता है, आप अभी एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, हमने अभी डिस्कस किया है कि कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और वह हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, इसे आपको समझना पड़ेगा। इसका आंसर है ए। काफी अच्छा सवाल था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे इस सवाल में। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब कि नॉमिनल हेड और रियल हेड होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिर्फ सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। हमने देखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है, जिसे लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट मिलता है वो जीतता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर सेपरेटली इलेक्ट किए जाते हैं, दोनों का इलेक्शन अलग अलग होता है। यहाँ जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है उसी से हमारे जो हेड होते हैं गवर्नमेंट के वो बनाए जाते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, यहाँ पॉलिटिकल होमोजेनिटी जरूरी नहीं है हो, वो सब अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। डबल मेंबरशिप होती है, मतलब जो मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर होता है। यहाँ सिंगल मेंबरशिप होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो है पावर मिक्स है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो पावर हैं वो फ्यूजन है और दोनों कोलैबोरेटिव मैनर में काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें पावर सेपरेट है, दोनों का अलग अलग पावर है, दोनों अपने अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। ये उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी इससे हर साल सवाल पूछ लेती है, तो आपके इसके सारे फीचर्स को ध्यान से दिमाग में रखना है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेज इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। सेकेंड है, प्लेसेज इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये जो दोनों स्टेटमेंट है एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब यह है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है। मतलब जो आपका सी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, बोथ ए एंड बी नहीं होने का संभावना है इस क्वेश्चन में। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट अथॉरिटी के लिए। आपको ऐसा लगता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में हमेशा स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को हमेशा प्राइम समझा जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी सर्वोपरि है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि हम अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, ये बिल्कुल सही है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले होते हैं जिसमें जो अथॉरिटी होते हैं उसके एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी को ध्यान रखते हुए। तो आपका आंसर है बी। काफी अच्छा सवाल था, काफी कॉन्सेप्चुअल भी था। ऐसे सवाल यूपीएससी पूछती है, ऐसे सवाल में आपको सोचना है फिर आंसर करना है। हम क्विकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के डिफरेंस को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होता है जो डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और पूरे कंट्री में इलेक्शन होती है। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है जैसे कि मोनार्क, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टोरियल गवर्नमेंट, इसमें किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास काफी लिमिटेड पावर होती है और वह संविधान से बंधे होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो अनलिमिटेड पावर होल्ड करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई आंसर नहीं करना होता है किसी को, तो जो चाहे सो कर सकते हैं। अगला है, इट हैज स्पेसिफिक टेन्योर और लिमिट और रूल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनके पास टेन्योर लिमिट होता है, वह इधर 5 सालों के लिए चुने जाते हैं या 4 सालों के लिए चुने जाते हैं या 6 सालों के लिए चुने जाते हैं, स्पेसिफिक टर्म होता है। हाँ, वो री इलेक्शन में चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली बिना चुने हुए उस पद पे नहीं बने रह सकते हैं। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के हेड होते हैं यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उनकी मर्जी होती है, वो जब तक चाहें अपने पद पे बने रह सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब कंट्रीज में है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो ब्रुनेई में है, कतर में है, स्विट्जरलैंड में है। तो इन सब को आपको ध्यान रखना है, कंट्रीज के नाम भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यूपीएससी इनसे भी बहुत बार सवाल स्टेटमेंट में पूछ सकती है। आपका अगला सवाल है, डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। 2017 में यह पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, बी है द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, सी है द सुपीरियर
होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का PDF भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।